बहुत पुराने जमाने की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था उदयपुर। वहां राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य अपनी दयालुता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और संतुष्ट था। कहा जाता था कि उनके राज में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। गरीब और अमीर सभी को समान न्याय मिलता था। राजा विक्रमादित्य अल्लाह के सच्चे बंदे थे और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते थे। राजा विक्रमादित्य और रानी मृणलिनी के घर में बड़ी मुश्किल से एक पुत्र का जन्म हुआ था। कई सालों की दुआओं और मन्नतों के बाद अल्लाह ने उन्हें ये नेमत दी थी। राजकुमार का नाम रखा गया अर्जुन। राजकुमार अर्जुन अपने माता पिता की आंखों का तारा था। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। राजा रानी उसे इतना प्यार करते थे कि कभी उसे किसी बात के लिए मना नहीं करते थे। राजकुमार अर्जुन वैसे तो बहुत गुणवान युवक था। वो तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुण था। विद्वानों से शास्त्रों का ज्ञान लिया था। संगीत और कला में भी उसकी रुचि थी। दरबार के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। वो दिल का साफ और नेक इंसान था। हमेशा गरीबों की मदद करने को तैयार रहता था। लेकिन बचपन से मिले लाड प्यार ने उसके स्वभाव में एक खामी पैदा कर दी थी। वो बहुत जिद्दी हो गया था। जब भी वो किसी चीज की जिद ठान लेता तो उसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता। उसे हमेशा अपनी हर इच्छा पूरी होते देखा था, इसलिए इनकार सुनने की आदत ही नहीं थी। एक दिन की बात है, राजकुमार अर्जुन अपने दोस्तों और सैनिकों के साथ शिकार पर गया था। जंगल में हिरणों और मोरों का शिकार करते करते वे दूर निकल आए। सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था और गर्मी बहुत तेज थी। राजकुमार का घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था और वो अपने साथियों से काफी आगे निकल गया था। शिकार के जोश में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितनी दूर आ चुका है। कुछ देर बाद राजकुमार को बहुत तेज प्यास लगी। उसने अपने साथियों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पता चला कि वो अनजान इलाके में आ गया है। पास में एक गांव दिखाई दिया। राजकुमार ने सोचा कि चलो वहां से पानी पी लेते हैं और रास्ता भी पूछ लेंगे। जब राजकुमार गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि ये धोबियों का मोहल्ला था। हर घर के बाहर कपड़े धुलाई जा रहे थे। रंग बिरंगे कपड़े रस्सियों पर सूख रहे थे। पानी में साबुन के झाग चमक रहे थे। धोबी और धोबन मेहनत से काम कर रहे थे। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। राजकुमार अपने घोड़े को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक मकान की छत पर पड़ी। वहां एक युवती अपने लंबे बाल सुखा रही थी। जैसे ही राजकुमार की निगाह उस पर पड़ी, वो ठिठक कर रह गया। घोड़ा भी वहीं रुक गया। राजकुमार बस देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि राजकुमार ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हुस्न नहीं देखा था। काले घने बालों का झरना उसकी पीठ पर लहरा रहा था। गोरा चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अजीब सा जादू था। राजकुमार को लगा जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतर आई हो। लड़की अपने बालों में कंघी कर रही थी और धीरे धीरे उन्हें सुखा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन अचानक उसकी नजर नीचे घोड़े पर बैठे राजकुमार पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुंदर नौजवान शाही वस्त्रों में घोड़े पर बैठा उसे ही देख रहा है। लड़की ने झट से अपना दुपट्टा खींचकर अपने आप को पूरी तरह ढक लिया और तेजी से अंदर चली गई। छत से उसका गायब होना ऐसा था जैसे कोई सपना टूट गया हो। राजकुमार वहीं खड़ा रह गया, उस जगह को देखते हुए जहां कुछ पल पहले वो खूबसूरत लड़की थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ अजीब सा हो गया था उसके साथ। वो प्यास भी भूल गया, रास्ता भी भूल गया। तभी पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आई। राजकुमार के साथी, सैनिक और नौकर चाकर वहां पहुंच गए थे। राजकुमार, आप इतनी दूर कैसे आ गए?
हम आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, मुख्य सेनापति देवदत्त ने कहा। राजकुमार ने जवाब नहीं दिया, बस एक बार फिर उस छत की तरफ देखा और फिर अपना घोड़ा मोड़कर महल की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते भर राजकुमार चुप रहा। उसके दिमाग में बस उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। वे काले बाल, वो गोरा चेहरा, वे खूबसूरत आंखें, सब कुछ उसकी यादों में बस गया था। महल पहुंचकर भी राजकुमार की हालत ठीक नहीं हुई। उसने खाना तक नहीं खाया। अपने कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गया और बस सोचता रहा। रात भर उसे नींद नहीं आई। बार बार उस लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता रहा। अगली सुबह राजकुमार ने अपने सबसे वफादार और चालाक नौकर मनोहर को बुलाया। मनोहर राजकुमार के बचपन से ही उसके साथ था। राजकुमार उस पर पूरा भरोसा करता था। मनोहर, तुम्हें एक काम करना होगा, राजकुमार ने गंभीरता से कहा। हुक्म कीजिए राजकुमार, मनोहर ने अदब से कहा। कल जिस धोबियों के मोहल्ले में हम गए थे, वहां जाओ और पता लगाओ कि वो लड़की कौन है, किसकी बेटी है, उसका नाम क्या है। हर जानकारी लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे किसी को शक नहीं होना चाहिए, राजकुमार ने आदेश दिया। जैसा आप कहें राजकुमार, मनोहर ने सिर झुकाया और चला गया। मनोहर दोपहर तक वापस आ गया। उसने राजकुमार को बताया, राजकुमार, वो लड़की एक धोबी रामदास की बेटी है। धोबी रामदास और उसकी पत्नी सरला बहुत सीधे सादे लोग हैं। लड़की का नाम मालती है। वो हमेशा घर में रहती है और किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं है। ये सुनते ही राजकुमार के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसने फौरन फैसला कर लिया कि वो मालती से शादी करेगा, बस उसी से और किसी और से नहीं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो एक राजकुमार था और मालती एक धोबी की बेटी। ये रिश्ता समाज में कैसे स्वीकार होगा? राजा रानी क्या कहेंगे? दरबारी क्या सोचेंगे? लेकिन राजकुमार अर्जुन को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसने अपनी जिद पकड़ ली थी। दिन भर राजकुमार बेचैन रहा। उसने खाना पीना छोड़ दिया, दरबार में भी नहीं गया। बस अपने कमरे में बैठा सोचता रहा कि कैसे मालती को अपनी बनाए। शाम होते होते राजकुमार ने फैसला कर लिया। वो सीधे चारपाई पर जाकर लेट गया और घोषणा कर दी, अगर मेरी शादी मालती से नहीं हुई तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। जब यह खबर राजा विक्रमादित्य और रानी मृणलिनी तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए। रानी मृणलिनी रोते रोते राजा के पास आई। महाराज, हमारे बेटे को क्या हो गया? वो तो अन्न जल छोड़कर चारपाई पर पड़ा है। कहता है कि या तो मालती नाम की किसी धोबी की लड़की से शादी करूंगा या फिर जान दे दूंगा। राजा विक्रमादित्य परेशान हो गए। उन्होंने कभी अपने लाडले बेटे की कोई बात नहीं टाली थी, हर ख्वाहिश पूरी की थी। लेकिन यह तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था। एक धोबी की लड़की उनके राजकुमार की पत्नी बने, यह कैसे मुमकिन था? राजा ने खुद जाकर राजकुमार को समझाने की कोशिश की। बेटा अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम राजकुमार हो। तुम्हारे लिए राज्य से राजकुमारियों के रिश्ते आते हैं और तुम एक धोबी की लड़की से शादी करना चाहते हो? यह ठीक नहीं है, राजा ने प्यार से समझाया। पिताजी, मुझे बस उसी से शादी करनी है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। अगर मालती नहीं मिली तो मैं जीना नहीं चाहता, राजकुमार ने अड़ियल बच्चे की तरह कहा। राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने रानी के साथ बहुत सोच विचार किया। अल्लाह से दुआ की कि उन्हें कोई रास्ता दिखाए। 3 दिन बीत गए। राजकुमार ने सच में न कुछ खाया न कुछ पिया। वो बस चारपाई पर पड़ा रहता और मालती के बारे में सोचता रहता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में गड्ढे पड़ गए थे। रानी मृणलिनी रो रो कर परेशान हो गई। उन्होंने राजा से गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज, हमारा बेटा मर जाएगा, कुछ करिए, जो भी करना हो कर लीजिए, लेकिन हमारे बेटे की जान बचा लीजिए। राजा विक्रमादित्य की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री और गांव के मुखिया
पंडित विश्वनाथ को बुलाया। पंडित विश्वनाथ बहुत बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने राजा की कई मुश्किलों को सुलझाया था। राजा ने उन्हें पूरी बात बताई। पंडित विश्वनाथ ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, महाराज, ये जवानी की दीवानगी है। राजकुमार ने बस एक बार उस लड़की को देखा है और उस पर मोहित हो गए हैं। अगर आप इस वक्त मना करेंगे तो राजकुमार सच में कोई गलत कदम उठा सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? राजा ने पूछा। महाराज, मेरी सलाह है कि आप राजकुमार की ये जिद पूरी कर दें। पंडित विश्वनाथ ने कहा। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? राजा चौंक गए। महाराज, सुनिए मेरी बात। ये बस एक जवानी का आकर्षण है। राजकुमार ने उस लड़की को दूर से देखा है, बात नहीं की, उसके बारे में कुछ जाना नहीं। जब वो उससे शादी करके 2-4 दिन साथ रहेंगे तब उन्हें अकल आएगी। फिर खुद ही समझ जाएंगे कि ये रिश्ता कितना मुश्किल है। और वैसे भी महाराज, राजाओं की तो कई कई रानियां होती हैं। ये भी महल के किसी कोने में रह लेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पंडित ने समझाया। राजा को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने सोचा कि हां, ये ठीक है, राजकुमार की जान बच जाएगी और कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएगा। राजा ने फौरन राजकुमार को बुलाया। राजकुमार कमजोर और थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिद थी। बेटा अर्जुन, राजा ने प्यार से कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली। तुम मालती से शादी कर सकते हो। राजकुमार की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत चारपाई से उठ बैठा। सच पिताजी, आपने मेरी बात मान ली? उसने खुशी से पूछा। हां बेटा, लेकिन कुछ शर्तें हैं, राजा ने कहा। कहिए पिताजी, मुझे सब मंजूर है, राजकुमार ने उत्साह से कहा। पहली बात तो ये कि हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे, न मैं न तुम्हारी माता। दूसरा, कोई शाही धूमधाम नहीं होगी। तीसरा, कोई शाही जुलूस या तामझाम नहीं होगा। तुम चुपचाप जाकर शादी कर लो और उसे महल ले आओ, राजा ने गंभीरता से कहा। राजकुमार को तो बस अपनी मुराद मिल गई थी। उसे किसी धूमधाम की परवाह नहीं थी। वो तो बस मालती को अपनी बनाना चाहता था। जी पिताजी, मुझे मंजूर है, मुझे बस मालती चाहिए, राजकुमार ने खुशी से कहा। राजा ने फौरन मनोहर को बुलाया और कहा, जाओ और धोबी रामदास और उसकी पत्नी को महल में बुलाकर लाओ। मनोहर तुरंत धोबियों के मोहल्ले की तरफ चल पड़ा। उसके साथ 2 और सैनिक भी थे। जब वे रामदास के घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। धोबी रामदास और उसकी पत्नी सरला डर के मारे कांप गए। हे अल्लाह, शाही नौकर हमारे घर, ना जाने हमसे क्या गलती हो गई, सरला ने घबराकर कहा। मनोहर ने विनम्रता से कहा, घबराइए मत, राजकुमार ने आप दोनों को महल में बुलाया है, फौरन चलिए। रामदास और सरला डरते कांपते महल की तरफ चल पड़े। पूरे रास्ते भर उनके दिल की धड़कनें तेज होती रही। क्या हमसे कोई अपराध हो गया? क्या राजकुमार हमसे नाराज है? क्या हमारे कपड़े धोने में कोई कमी रह गई? दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। महल पहुंचकर जब उन्हें राजकुमार के कक्ष में ले जाया गया तो उन्होंने देखा कि राजकुमार अर्जुन वहां बैठे हैं। उसका चेहरा कमजोर और पीला दिख रहा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आओ रामदास, आओ सरला, राजकुमार ने कहा। घबराओ मत, मैंने तुम्हें किसी गलती के लिए नहीं बुलाया है। दोनों ने राहत की सांस ली। मैं तुम्हारी बेटी मालती से शादी करना चाहता हूं, राजकुमार ने सीधे सीधे कह दिया। ये सुनते ही रामदास और सरला के होश उड़ गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राजकुमार उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। राजकुमार ने सोचा था कि दोनों खुशी से उछल पड़ेंगे। वे उसके पैर पकड़ लेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उन्होंने इतनी इज्जत दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रामदास और सरला ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। राजकुमार, ये तो हमारी किस्मत की बात है कि आपने हमारी बेटी को चुना, रामदास ने हकलाते हुए कहा। लेकिन
लेकिन हम पहले मालती से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गई। क्या कहा? तुम पूछकर बताओगे? एक तो मैं तुम जैसे मामूली धोबी की इतनी इज्जत कर रहा हूं और तुम कह रहे हो कि पूछकर बताओगे। रामदास का सिर झुक गया। सरला घबराकर अपने पति के पीछे छुप गई, लेकिन राजकुमार को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। यह दिल का मामला था। उसे मालती चाहिए थी। गुस्सा करने से काम नहीं बनता। उसने गहरी सांस ली और शांत होकर बोला, ठीक है, जाओ और मालती से पूछो, लेकिन सुन लो, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। अगर तुमने या तुम्हारी बेटी ने इनकार किया तो मैं तुम सबको जेल में डलवा दूंगा, समझे? रामदास और सरला की जान सूख गई। वे वैसे ही कांपते हुए आए थे, वैसे ही कांपते हुए वापस अपने घर चले गए। घर पहुंचकर सरला रोने लगी। हे अल्लाह, ये क्या मुसीबत आ गई? अब क्या होगा? चुप रहो सरला, रामदास ने कहा। पहले मालती से बात करते हैं। मालती ऊपर के कमरे में रहती थी। वो कमरा पहले कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जब से मालती आई थी वो वही रहती थी। उसके साथ उसकी एक नौकरानी कमला भी थी। दोनों ऊपर ही रहती और बहुत कम नीचे आती। दरअसल मालती का आना ही बड़ा अजीब था। करीब 1 साल पहले एक शाम को वो अचानक उनके दरवाजे पर आई थी, खूबसूरत कपड़ों में, लेकिन बिना किसी सामान के। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे आसरा चाहिए, मुझे अपनी बेटी बना लो, मालती ने रोते हुए कहा था। रामदास और सरला की कोई संतान नहीं थी। सरला को मालती की सूरत देखकर फौरन प्यार हो गया। उन्होंने उसे अपना लिया। मालती ने शर्त रखी थी कि वो ऊपर के कमरे में रहेगी और अपनी नौकरानी कमला को भी साथ रखेगी। रामदास और सरला ने मान लिया था। मालती कभी कभार सरला के पास आकर बैठ जाती और उसे मां कहती। सरला उसी में खुश थी। मालती क्या खाती पीती, क्या करती, ये किसी को नहीं मालूम था। उसने रामदास और सरला को कसम दे रखी थी कि वे किसी को उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अब रामदास सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से कमला की आवाज आई। मैं रामदास हूं, मुझे मालती से बात करनी है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। मालती घूंघट में बैठी थी। क्या बात है? मालती ने पूछा। रामदास ने पूरी बात बताई। बेटी, राजकुमार अर्जुन तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने इनकार किया तो वे हम सबको जेल में डलवा देंगे। मालती कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, मैं तैयार हूं। रामदास और सरला की जान में जान आई। लेकिन तभी मालती ने आगे कहा, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। शर्तें? रामदास चौंक गया। हां, और ये शर्तें राजकुमार को खुद मुझसे सुननी होंगी। अगर वे मंजूर हों तभी शादी होगी। उन्हें कहिए कि वे खुद यहां आए। रामदास के होश उड़ गए। बेटी, ये क्या कह रही हो? राजकुमार को गुस्सा आ जाएगा। वे मेरा सिर कलम करवा देंगे। अगर वे सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आएंगे, मालती ने शांति से कहा। रामदास ने सरला की तरफ देखा। दोनों परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन सुबह रामदास फिर से महल पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। राजकुमार अपने कक्ष में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रामदास ने प्रवेश किया, राजकुमार ने पूछा, क्या जवाब है? राजकुमार, मालती। मालती ने हक कह दी है, रामदास ने हकलाते हुए कहा। राजकुमार की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच? वाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन राजकुमार, रामदास ने आगे कहना शुरू किया। लेकिन क्या? राजकुमार ने पूछा। मालती ने कहा है कि उसकी 4 शर्तें हैं और वो चाहती है कि आप खुद जाकर उन शर्तों को सुने। अगर आपको मंजूर हो तो ही शादी होगी। राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। क्या?
धोबी की बेटी और शर्तें रख रही है, वो भी मुझसे। रामदास घुटनों के बल गिर गया। राजकुमार, मेरी जान बख्श दीजिए, मैंने तो बस उसकी बात आपको बताई है। राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। फिर उसके मन में जिज्ञासा जागी। आखिर मालती क्या शर्तें रखना चाहती है, और वो इतनी हिम्मत कैसे कर रही है कि एक राजकुमार के सामने शर्तें रख रही है? ठीक है, राजकुमार ने कहा, मैं चलता हूं, देखता हूं कि तुम्हारी बेटी क्या शर्तें रखती है। राजकुमार फौरन अपने घोड़े पर सवार हुआ और रामदास के साथ धोबियों के मोहल्ले की तरफ चल पड़ा। मनोहर और 2 सैनिक भी साथ चल पड़े। जब वे रामदास के घर पहुंचे तो राजकुमार ने चारों तरफ देखा। छोटा सा 2 मंजिला घर। नीचे की मंजिल में रामदास और सरला रहते थे। ऊपर मालती का कमरा था। सरला ने घबराते हुए राजकुमार का स्वागत किया। राजकुमार को नीचे बैठने के लिए कहा गया, लेकिन राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे ऊपर जाना है, मुझे मालती से बात करनी है। रामदास आगे आगे चला और राजकुमार को ऊपर ले गया। एक छोटा सा कमरा था, सादा लेकिन साफ सुथरा। एक तरफ पर्दा लगा हुआ था। राजकुमार अंदर आया और बीच में खड़ा हो गया। आइए राजकुमार। पर्दे के पीछे से मालती की मधुर आवाज आई। बैठिए। राजकुमार बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मालती को देखना चाहता था, लेकिन पर्दे की वजह से सिर्फ उसकी परछाई दिख रही थी। तो राजकुमार, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? मालती ने पूछा। हां, राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मालती ने कहा, अगर आप इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं तो ही मैं आपसे शादी करूंगी, वरना नहीं। राजकुमार को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। बताओ, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, मालती ने शुरू किया, मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी। मैं सुबह महल आऊंगी और शाम को अपने घर वापस चली जाऊंगी। राजकुमार चौंक गया। यह कैसी शर्त है? कोई दुल्हन अपने पति के घर में रात नहीं गुजारती। लेकिन फिर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाए, फिर देखेंगे। महल छोड़कर कौन झोपड़ी में आना चाहेगा? मंजूर है, राजकुमार ने कहा। अगली शर्त बताओ। दूसरी शर्त, मालती ने कहा, आप मुझे छूने या मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार के मुंह से हंसी निकल गई। यह कैसी शादी है जहां पति पत्नी एक दूसरे को छू भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते? लेकिन फिर उसने सोचा, यह सब बकवास है, शादी हो जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह भी मंजूर है, राजकुमार ने कहा। अगली, तीसरी शर्त, मालती ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी, ना कुछ खाऊंगी, ना कुछ पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, यह तो और भी बेतुकी बात है। भला कोई पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए कैसे रह सकता है? यह तो बस दिखावा है, 2 दिन में इसे भूख प्यास लगेगी ही। चलो, यह भी मंजूर, राजकुमार ने कहा। चौथी और आखिरी शर्त बताओ। चौथी शर्त, मालती ने गंभीरता से कहा, अगर आपने उंगली से भी मुझे छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता उसी पल खत्म हो जाएगा। मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। यह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। राजकुमार थोड़ा गंभीर हो गया। मालती की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। लेकिन फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, अभी तो बस हक कहनी है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, राजकुमार ने कहा। अब मुझे देरी नहीं करनी। कब शादी होगी? जब आप तैयार हो, मालती ने कहा। तो फिर कल ही सही, मैं कल शाम को बारात लेकर आऊंगा, राजकुमार ने उत्साह से कहा। जैसी आपकी मर्जी, मालती ने कहा। राजकुमार उठ खड़ा हुआ। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। आखिरकार मालती उसकी होने वाली थी। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो मुस्कुराता रहा। मनोहर ने देखा तो पूछा, राजकुमार,
आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ मनोहर, बहुत खुश हूं। कल मेरी शादी हो रही है, सब इंतजाम करो। लेकिन याद रहे, कोई धूमधाम नहीं, बस कुछ करीबी दोस्तों और नौकरों को साथ लेकर जाएंगे। पंडित जी को बुला लेना बस, राजकुमार ने कहा। महल पहुंचकर राजकुमार ने सबको खबर दी। राजा विक्रमादित्य और रानी मृणलिनी ने कोई खुशी नहीं जताई। वे दोनों उदास थे, लेकिन चुप रहे। उन्हें अपने बेटे की जान प्यारी थी। अगले दिन शाम को राजकुमार अर्जुन ने शाही वस्त्र पहने, हीरे जवाहरात से सजा, अपने 3-4 करीबी दोस्तों, मनोहर और कुछ सैनिकों के साथ धोबियों के मोहल्ले की तरफ चल पड़ा। पंडित जी भी साथ थे। रामदास और सरला ने छोटी सी तैयारी की थी। कुछ फूल, कुछ दिए। सरला ने अपने हाथों से खाना बनाया था। जब राजकुमार बारात लेकर पहुंचा तो पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगे। अरे, ये तो राजकुमार है। रामदास के घर क्यों आए हैं? मालती ऊपर से नीचे आई। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। इतना बड़ा घूंघट निकाला हुआ था कि उसका पूरा चेहरा छुप गया था। सिर्फ उसके हाथ दिख रहे थे। राजकुमार का दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार वो पल आ गया था जिसका उसे इंतजार था। मालती और राजकुमार अर्जुन पति पत्नी बन गए। शादी के बाद राजकुमार ने मालती को अपनी गाड़ी में बिठाया। मालती चुपचाप बैठ गई, एक शब्द भी नहीं बोली। गाड़ी महल की तरफ चल पड़ी। राजकुमार खुश था, लेकिन थोड़ा परेशान भी। मालती ने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने घूंघट भी नहीं हटाया था। महल पहुंचकर मालती को राजकुमार के कक्ष में ले जाया गया। कमरा फूलों से सजा हुआ था। सुगंधित इत्र जल रहे थे। एक तरफ शाही बिस्तर था और एक तरफ एक कुर्सी। मालती अंदर आई और सीधे उस कुर्सी पर जाकर बैठ गई। बिस्तर पर नहीं, कुर्सी पर। राजकुमार भी अंदर आया। वो मालती के पास जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन शर्तें याद आई। उसने सोचा, चलो आज तो रहने दो, कल से सब ठीक हो जाएगा। वो दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। पूरे कमरे में सन्नाटा था। ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी नवविवाहित जोड़े का कमरा है। राजकुमार की एक खास बांधी थी, उसका नाम था लीला। वो राजकुमार के बचपन से उसकी देखभाल करती आई थी। बहुत समझदार और वफादार थी। वो दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़ी थी, इंतजार में कि कोई हुक्म हो तो बजा लाए। शाम हो गई। लीला ने अंदर आकर कहा, राजकुमार, रानी साहिबा के लिए गाड़ी तैयार है। मालती फौरन उठी और बिना कुछ कहे गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी और मालती अपने घर वापस चली गई। राजकुमार हैरान था। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। मालती से एक शब्द भी बात नहीं हुई, उसका चेहरा भी नहीं देखा। क्या अजीब शादी है ये, राजकुमार ने मन ही मन सोचा। अगले दिन सुबह मालती फिर से उन्हीं कपड़ों में, उसी घूंघट के साथ आई। वो आकर फिर उसी कुर्सी पर बैठ गई। लीला ने नाश्ता लाया, लेकिन मालती ने छुआ तक नहीं। पानी पीने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। पूरा दिन वो पत्थर की मूर्ति की तरह उसी कुर्सी पर बैठी रही, ना हिली ना डुली। शाम होते ही फिर उठकर चली गई। इसी तरह दिन बीतते गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने। मालती हर रोज सुबह आती, कुर्सी पर बैठी रहती और शाम को चली जाती। ना कुछ खाती, ना कुछ पीती, ना बोलती, ना हिलती डुलती। राजकुमार का धीरे धीरे सब्र खत्म होने लगा। जिस चेहरे को देखने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो चेहरा उसे देखने को नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। राजकुमार की हालत खराब होती जा रही थी। उसने अपने शौक छोड़ दिए, शिकार पर जाना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना जुलना कम हो गया। वो हमेशा सोच में डूबा रहता। दरबार में लोग तरह तरह की बातें करते। राजकुमार को क्या हो गया है? वे इतने उदास क्यों रहते हैं? राजा विक्रमादित्य और रानी मृणलिनी भी राजकुमार से नाराज थे। उन्होंने राजकुमार से बात करना
लगभग बंद कर दिया था। राजकुमार की जिंदगी से सारी खुशियां गायब हो गई थी। एक दिन राजकुमार ने रामदास को बुलाया। रामदास, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? ये कैसी शादी है? वो मेरी पत्नी है, लेकिन एक पत्नी की तरह व्यवहार नहीं करती। रामदास ने डरते डरते कहा, राजकुमार, आपका साया हम पर हमेशा सलामत रहे, लेकिन असल में वो हमारी बेटी है ही नहीं। राजकुमार चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? रामदास ने हाथ जोड़ लिए। राजकुमार, मैं सच बता रहा हूं। करीब 1 साल पहले वो अचानक हमारे घर आई थी। बोली कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बना लो। हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरी पत्नी सरला को उसकी सूरत पसंद आ गई। हमने उसे रख लिया। फिर? राजकुमार ने पूछा। फिर उसने कहा कि वो ऊपर वाले कमरे में रहेगी। उसकी एक नौकरानी कमला भी उसके साथ आई थी। दोनों ऊपर रहने लगी। उसके बाद उसने हमसे कोई वास्ता नहीं रखा। क्या खाती पीती है, क्या करती है, हमें कुछ नहीं मालूम। बस कभी कभार नीचे आकर मेरी पत्नी के पास बैठ जाती है, उसे मां कहती है। सरला उसी में खुश रहती है। और तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया? राजकुमार गुस्से से बोला। राजकुमार, उसने हमें कसम दे रखी थी कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जब आपने शादी की बात की तो हम चुप ही रहे। जैसा उसने कहा वैसा हमने किया। हम पर हुक्म चलता कहां है राजकुमार? आप हमारी जान बख्श दीजिए। रामदास गिड़गिड़ाने लगा। राजकुमार ने रामदास को जाने दिया। वो खुद सोच में पड़ गया। मालती कौन है? वो कहां से आई? क्या वो सच में एक साधारण लड़की है या कुछ और है उसमें? राजकुमार को रात भर नींद नहीं आई। उसका मन बेचैन था, दिल टूट चुका था। जिस लड़की से उसने शादी की वो उसके लिए एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं थी। अगले कुछ दिन और भी मुश्किल से गुजरे। राजकुमार का दिल इस सब से उखड़ गया। उसे लगा कि यहां रहकर वो पागल हो जाएगा। एक रात जब सब सो रहे थे, राजकुमार ने फैसला कर लिया। उसने चुपचाप अपना सफर का सामान बांधा, तलवार कमर में बांधी, घोड़े पर सवार हुआ। जाने से पहले उसने लीला को बुलाया। लीला राजकुमार की सबसे वफादार सेविका थी। उसका दिल राजकुमार की हालत देखकर बहुत दुखता था। लीला, मैं यहां से जा रहा हूं। पता नहीं कहां जाऊंगा और कब वापस आऊंगा। अगर पिताजी, माताजी या मालती ने पूछा तो कह देना कि मैं किसी सफर पर गया हूं, राजकुमार ने कहा। लेकिन राजकुमार, लीला रोने लगी। चुप लीला, मेरा दिल इस सब से टूट गया है। मुझे अकेले रहने दो। शायद कुछ दिन दूर रहकर मुझे शांति मिले, राजकुमार ने कहा और घोड़े को एड़ लगाई। वो महल के पिछले दरवाजे से निकला ताकि किसी को पता न चले। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा। राजकुमार बस चलता रहा। उसे कोई मंजिल नहीं मालूम थी। बस दिल में दर्द था और मन में उलझन। कई दिनों तक वो इधर उधर भटकता रहा। जंगलों से गुजरा, नदियां पार की, पहाड़ों पर चढ़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे खाना मांग लेता। कभी फल खाकर गुजारा करता तो कभी किसी गांव में रुककर। धीरे धीरे उसके शाही कपड़े फट गए, चेहरे पर दाढ़ी उगाई, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन वह एक बहुत ऊंचे पहाड़ की तलहटी में पहुंचा। पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था। ठंड बहुत तेज थी। रात होने वाली थी। कहीं कोई आसरा मिल जाए तो रात गुजार लूं, राजकुमार ने सोचा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। कोई है यहां? राजकुमार ने सोचा। डरते डरते वो गुफा के अंदर गया। अंदर एक दृश्य देखकर वो अचंभित रह गया। एक बूढ़े फकीर बैठे हुए थे। उनकी दाढ़ी और बाल इतने लंबे थे कि जमीन तक पहुंच रहे थे। वे ध्यान में लीन थे। उनके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। राजकुमार धीरे से अंदर आया और फकीर के पैरों के पास बैठ गया।
उन्हें देखकर उसे अजीब सी शांति मिली। ऐसा लगा जैसे उसे कोई आसरा मिल गया हो। फकीर ध्यान में थे। उन्हें राजकुमार के आने की खबर भी नहीं हुई। वे अल्लाह की इबादत में इतने तल्लीन थे कि उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं थी। राजकुमार वहीं बैठ गया। उसने सोचा, यहां रुक जाता हूं, शायद इन फकीर से कुछ सीख मिले। अगले दिन से राजकुमार वहीं रहने लगा। हर सुबह वो पहाड़ी के झरने से पानी लाता, फकीर के हाथ पैर और मुंह धोता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से फल तोड़कर लाता और उनसे अपना पेट भरता। फकीर अभी भी ध्यान में ही थे। उन्होंने आंखें नहीं खोली थी। एक महीना गुजर गया। राजकुमार हर रोज फकीर की सेवा करता। उसे अब कुछ शांति मिलने लगी थी। महल, मालती, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। और फिर एक दिन जब राजकुमार झरने से पानी लेकर आया तो उसने देखा कि फकीर की आंखें खुली हुई हैं। वे राजकुमार को देख रहे थे। राजकुमार ने फौरन उनके पैर छुए। दुआ दीजिए महाराज। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तुमने एक महीने तक मेरी खिदमत की है। उठो, बैठो। राजकुमार बैठ गया। फकीर ने उसे ध्यान से देखा। तुम राजकुमार हो? फकीर ने कहा। यह कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक बयान था। राजकुमार चौंक गया। आपको कैसे पता? फकीर मुस्कुराए। हमसे बहुत कुछ छुपा नहीं है बेटा। तुम राजा विक्रमादित्य के बेटे राजकुमार अर्जुन हो। तुमने मालती नाम की एक लड़की से शादी की है और अब तुम दुखी होकर यहां भटक रहे हो। राजकुमार के मुंह से बोल नहीं फूटे। ये फकीर कौन थे जो सब कुछ जानते थे? महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। फकीर ने दयालु नजरों से उसे देखा। बेटा, तुमने गलती की। तुमने अपनी जिद में आकर एक ऐसी लड़की से शादी की जिसे तुम जानते भी नहीं थे। लेकिन तुमने एक महीने तक मेरी खिदमत की है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। फकीर ने अपने पास रखे दिए की तरफ इशारा किया। यह दिया एक महीने से लगातार जल रहा है। इसकी राख लो। फकीर ने दिए से थोड़ी सी राख निकाली और एक छोटे से कपड़े में बांधकर राजकुमार को दी। जब तुम महल वापस जाओ तो शाम को जब मालती अपने घर जाए तब तुम इस राख को अपने माथे पर लगा लेना। इस राख में अल्लाह की खास बरकत है। जब तुम इसे लगाओगे तो तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम सबको देख पाओगे। तुम मालती के साथ जाना, उसके घर जाना। तुम्हें सब पता चल जाएगा कि वो कौन है और क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है। राजकुमार ने वो कपड़े का पोटली बड़ी सावधानी से अपने पास रख ली। शुक्रिया महाराज। अल्लाह आपको सलामत रखे। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे उसके लिए तैयार रहना। सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, फकीर ने कहा। राजकुमार ने फकीर को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकल गया। अब उसके कदमों में एक नई ताकत थी। उसके दिल में उम्मीद की किरण जगी थी। वो तेजी से पहाड़ से नीचे उतरा और अपने महल की तरफ चलने लगा। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद जब वो महल पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे, दाढ़ी बहुत बढ़ी हुई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे। वो बहुत कमजोर हो गया था। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे पहचान लिया। राजकुमार, आप वापस आ गए। खबर फैलते देर नहीं लगी। राजा विक्रमादित्य और रानी मृणलिनी दौड़े दौड़े आए। रानी रोने लगी। अर्जुन, मेरे बेटे, तुम कहां थे? हम कितने परेशान थे। रानी ने उसे गले लगा लिया। राजा की आंखों में भी आंसू थे। बेटा, तुमने हमें बहुत डरा दिया। माफ करना पिताजी, माताजी, मुझे कुछ समय अकेले रहने की जरूरत थी, राजकुमार ने कहा। लीला भी दौड़ी दौड़ी आई। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। राजकुमार, आप सलामत हैं। अल्लाह का शुक्र है। लीला, राजकुमार ने पूछा। मालती, वो कैसी है? राजकुमार,
वो हर रोज आती है और वैसे ही चली जाती है। उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया, लीला ने कहा। राजकुमार ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे नहाने दो, कपड़े बदलने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमार ने गर्म पानी से स्नान किया, दाढ़ी साफ करवाई, बाल कटवाए, नए शाही कपड़े पहने, फिर पेट भर के खाना खाया। खाना खाते वक्त उसने लीला से पूछा, मालती अभी कहाँ है? वो आपके कमरे में है राजकुमार, उसी कुर्सी पर बैठी है, लीला ने जवाब दिया। ठीक है, मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे सोना है। शाम को जब मालती जाने लगे तो मुझे जगा देना, राजकुमार ने कहा। जी राजकुमार, लीला ने कहा। राजकुमार अपने दूसरे कमरे में गया और सो गया। पहली बार कई हफ्तों में उसे अच्छी नींद आई। शाम होते ही लीला ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार, रानी साहिबा जाने वाली है। राजकुमार फौरन उठा। उसने जल्दी से वो कपड़े का पोटली निकाला और उसमें से राख निकाली। उसने अपने माथे पर वो राख मल ली। कुछ अजीब हुआ। राजकुमार को लगा जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत आ गई। वो लीला की तरफ देखा। लीला, तुम मुझे देख सकते हो? उसने पूछा। लीला ने चारों तरफ देखा। राजकुमार, आप कहाँ हैं? आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन आप दिख नहीं रहे। राजकुमार मुस्कुराया। फकीर सच कह रहे थे, वो अदृश्य हो गया था। वो जल्दी से उस कमरे में गया जहां मालती बैठी थी। मालती उठी और गाड़ी की तरफ चल पड़ी। राजकुमार भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। मालती गाड़ी में बैठ गई। राजकुमार भी उसी गाड़ी में बैठ गया, बिल्कुल मालती के बगल में। गाड़ीवान ने गाड़ी चलानी शुरू की। मालती को कुछ पता नहीं चला कि राजकुमार उसके साथ है। गाड़ी धोबियों के मोहल्ले में पहुंची। मालती उतरी और सीधे अपने घर की तरफ बढ़ी। राजकुमार भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। मालती ने नीचे रामदास और सरला की तरफ देखा तक नहीं, सीधे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। राजकुमार भी उसके साथ ऊपर चला गया। जैसे ही राजकुमार ने कमरे में कदम रखा, वो हैरान रह गया। ये वही छोटा सा कमरा नहीं था जो उसने पहले देखा था। कमरा सोने चांदी से जड़ा हुआ था। दीवारें मोतियों से सजी थी। फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे। एक तरफ सोने की कुर्सी रखी थी। राजकुमार भी उस कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मालती ने अपनी साड़ी उतारी और ऐसे फेंक दी जैसे वो कोई बेकार का कपड़ा हो। फिर उसने अपनी बांधी कमला को आवाज दी, कमला, हमाम तैयार है? जी राजकुमारी, हमाम तैयार है, कमला ने जवाब दिया। राजकुमारी? राजकुमार चौंक गया। मालती एक राजकुमारी है? मालती हम्माम में घुस गई। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। हम्माम शाही स्नानागार से भी ज्यादा खूबसूरत था। गुलाब की पंखुड़ियां पानी में तैर रही थी। मालती ने स्नान किया, फिर बाहर आकर कमला से कहा, जल्दी खाना लगाओ, पूरा दिन भूखी रहनी पड़ती है। कमला बाहर गई। उसने खुले आसमान के नीचे जाकर अपने दोनों हाथ फैलाए। राजकुमार ये सब देख रहा था और हैरान हो रहा था। अचानक ऊपर से एक सुनहरा थाल उतरता हुआ आया। उसमें सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के लजीज खाने रखे थे, ऐसे खाने जो राजकुमार ने कभी नहीं देखे थे। कमला ने थोड़ा खाना अपने लिए निकाला और बाकी मालती के सामने रख दिया। मालती खाने लगी। राजकुमार ने सोचा, क्यों ना मैं भी खा लूं। वो भी चुपचाप बैठ गया और खाना खाने लगा। मालती एक निवाला खाती और राजकुमार 4 निवाले खा जाता। खाना इतना स्वादिष्ट था कि राजकुमार रुक ही नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर में सारा खाना खत्म हो गया। मालती ने हैरानी से देखा। उसका पेट अभी भी भूखा था। कमला, ये क्या है? आज इतना कम खाना क्यों लाई? मैं फिर भूखी रह गई, मालती ने गुस्से से कहा। कमला घबरा गई। राजकुमारी, मैंने तो उतना ही खाना निकाला है जितना रोज निकालती हूं। पता नहीं आज क्या हो गया। लीजिए, आप मेरे हिस्से का भी खा लीजिए।
नहीं कमला, तू खा ले, शायद आज मुझे ज्यादा भूख लगी थी, मालती ने कहा। राजकुमार मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर मालती को पता चले कि उसका खाना मैंने खा लिया तो क्या होगा। कमला ने बाकी खाना भी मालती के सामने रख दिया, लेकिन राजकुमार ने वो भी खा लिया। मालती बस थोड़ा सा ही खा पाई। खाने के बाद कमला ने आसमान की तरफ हाथ फैलाए। फिर से ऊपर से कुछ उतरा, इस बार खूबसूरत कपड़ों का एक जोड़ा, ऐसे कपड़े जो मोतियों और हीरों से जड़े थे। मालती ने वे कपड़े पहने। कमला ने उसके बाल संवारे, हर बाल में मोती पिरोए, उसे सजाया संवारा। अब वो और भी खूबसूरत लग रही थी। राजकुमार बस देखता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है या सपना। रात होने लगी। अचानक आसमान से एक उड़ने वाला तख्त उतरा, सोने का बना हुआ, जिस पर बहुमूल्य गद्दे बिछे थे। मालती उस तख्त पर बैठ गई। राजकुमार ने फौरन तख्त का पाया पकड़ लिया और लटक गया। तख्त उड़ने लगा, ऊपर और ऊपर और ऊपर। वो बादलों को पार कर गया, चांद और तारों के पास से गुजरा। राजकुमार का दिल धक धक कर रहा था। वो कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं गया था। और फिर एक अजीब दुनिया दिखाई दी, एक ऐसी दुनिया जो बादलों के ऊपर थी। वहां खूबसूरत महल थे, सुनहरे रास्ते थे, हर तरफ चमक थी। ये परियों की दुनिया थी। तख्त एक बड़े महल के सामने उतरा। मालती उतरी और अंदर चली गई। राजकुमार भी उसके साथ अंदर चला गया। महल के अंदर एक बड़ा दरबार सजा हुआ था। वहां बहुत सारी परियां बैठी थी। सभी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मालती सबसे अलग थी। जैसे ही मालती अंदर आई, सभी परियों ने उठकर उसका स्वागत किया। राजकुमारी मालती का स्वागत है, सबने एक साथ कहा। राजकुमार समझ गया, मालती यहां एक राजकुमारी थी, नहीं, परियों की रानी थी। थोड़ी देर में एक बूढ़े राजा आए। उनके सिर पर सुनहरा मुकुट था। सभी परियां खड़ी हो गई। बैठो, बैठो सब, राजा ने कहा। आज फिर से हमारा दरबार सजा है। आओ, नाच गाना शुरू करें। संगीत बजने लगा। एक एक करके परियां नाचने लगी। हर परी का नाच बेहतरीन था। आखिर में मालती के नाचने की बारी आई। राजा ने कहा, मालती, आओ, तुम्हारा नाच देखे बिना दरबार अधूरा है। मालती बीच में आई। संगीत बजने लगा। एक तबला बजाने वाला परी बैठा था। राजकुमार ने सोचा, आज मैं इसका नाच देखूंगा तो सही, और अगर मैं खुद थाप दूं तो कैसा रहे। वो चुपचाप तबला बजाने वाले के पास गया। तबला बजाने वाला थका हुआ लग रहा था। भाई, तुम थक गए होगे, अब मैं बजाता हूं, राजकुमार ने कहा। तबला बजाने वाले को कोई नजर नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दी। वो सच में थका हुआ था, इसलिए उसने तबला छोड़ दिया और साइड में बैठ गया। राजकुमार ने तबला संभाला और बजाना शुरू किया। उसकी थाप इतनी शानदार थी कि सभी हैरान रह गए। मालती नाचने लगी। राजकुमार की थाप पर उसका नाच और भी खूबसूरत हो गया। उसके पैर ऐसे चल रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हों। उसके हाथों की मुद्राएं, उसकी आंखों के भाव, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। वाह, क्या नाच है, क्या थाप है। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला और मालती को इनाम में दिया। मालती ने झुककर वो रुमाल लिया। उसने सभी को दिखाया और फिर तबला बजाने वाले की तरफ उछाल दिया। लेकिन राजकुमार ने वो रुमाल हवा में ही पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया। नाच खत्म हुआ। राजा अपने कक्ष में चले गए। दरबार बर्खास्त हो गया। मालती थोड़ी देर और रुकना चाहती थी, लेकिन तभी उसने आसमान की तरफ देखा। सुबह होने वाली थी। अरे, मुझे जल्दी जाना होगा, मालती बोली। कमला, चलो जल्दी। वो भागकर उड़ने वाले तख्त पर बैठ गई। राजकुमार भी फिर से पाया पकड़कर लटक गया। तख्त तेजी से नीचे उतरने लगा।
मालती को जल्दी थी क्योंकि उसे सुबह होने से पहले अपने कमरे में पहुंचना था। तख्त धरती पर उतरा। मालती अपने कमरे में आई। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और वही पुरानी साड़ी पहन ली। राजकुमार भी अपने महल की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो लीला दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमार, आप कहां थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी, लीला ने कहा। लीला, अभी कुछ मत पूछो, मुझे सोना है। सुबह जब मालती आए तो मुझे देर से जगाना, और जब जगाओ तो जिद करके पूछना कि मैं क्या सपना देख रहा था, राजकुमार ने कहा। लीला समझदार थी। उसने सिर हिलाया। राजकुमार अपने कमरे में गया और सो गया। सुबह मालती आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। लीला ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर राजकुमार को जगाने लगी। राजकुमार, उठिए, देखिए कितना दिन चढ़ाया। रानी साहिबा भी आ गई है, लीला ने कहा। राजकुमार पहले तो जागा नहीं, फिर आंखें खोली और लीला को डांटने लगे। अरे, क्यों जगा दिया मुझे? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, राजकुमार ने नाराज होकर कहा। सपना? कैसा सपना राजकुमार? बताइए न, लीला ने जिज्ञासा से पूछा। राजकुमार पहले तो टाल मटोल करने लगा, फिर बोला, अच्छा, तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूं। कुर्सी पर बैठी मालती का ध्यान भी अब राजकुमार की तरफ था। मैंने सपना देखा कि कल रात जब मालती यहां से अपने घर गई तो मैं भी उसके साथ साथ चला गया। वो गाड़ी में बैठी तो मैं भी उसके बगल में बैठ गया, राजकुमार ने कहना शुरू किया। लीला हंसने लगी। राजकुमार, आप मजाक कर रहे हैं। रानी साहिबा तो आपको पास भी नहीं बैठने देती। आप उनके बगल में कैसे बैठ गए? अरे, ये तो सपना था, राजकुमार बोला। फिर मैं उसके साथ उसके घर पहुंचा। वो सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके साथ चला गया, और क्या ही खूबसूरत कमरा था, सोने चांदी से सजा हुआ। मालती का मुंह खुला का खुला रह गया। राजकुमार जो कुछ बता रहा था वो सब सच था। राजकुमार ने आगे बताया, फिर उसने अपनी साड़ी ऐसे उतारी जैसे कोई बेकार का कपड़ा हो, और अपनी बांधी को आवाज दी कि हम्माम तैयार करो। बांधी ने हम्माम तैयार कर दिया। ये उसमें नहाने चली गई और मैं भी उसके साथ अंदर चला गया। लीला चिल्लाई, राजकुमार, आप और हम्माम में? ये कैसा सपना है? अरे पगली, सपना था ना, सच थोड़ी था, राजकुमार हंसा। मालती अब पूरी तरह राजकुमार की तरफ मुड़ चुकी थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। राजकुमार ने आगे कहा, फिर उसने खाना मंगवाया। आसमान से एक थाल उतरा। क्या लजीज खाने थे। मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी खा लूं। वह एक निवाला खाती और मैं 4 निवाले खा जाता। बेचारी भूखी रह गई। मालती की आंखें और बड़ी हो गई। तो यही बात थी, इसीलिए मेरा खाना कम पड़ गया था, राजकुमार ने कहना जारी रखा। फिर आसमान से उसके लिए कपड़े आए। उसने कपड़े पहने और उसकी बांधी ने उसे सजाया। फिर एक उड़ने वाला तख्त आया। वो उस पर बैठ गई और मैं उसका पाया पकड़कर लटक गया। और फिर? लीला ने उत्सुकता से पूछा। फिर तख्त उड़ता उड़ता बादलों के ऊपर परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां एक राजा का दरबार था। सबने उसका स्वागत किया जैसे वह कोई राजकुमारी हो। अरे, वो तो परियों की रानी निकली। फिर सब नाचने लगे। आखिर में इसकी बारी आई। मैंने सोचा कि आज मैं भी कुछ करूं। मैंने तबला बजाने वाले से तबला ले लिया और बजाना शुरू कर दिया। मालती की सांसें तेज हो गई थी। ये सब कैसे संभव था? मेरी थाप पर ये इतना खूबसूरत नाची कि राजा बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिया। इसने वो रुमाल तबला बजाने वाले की तरफ उछाला, लेकिन मैंने हवा में ही पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया, राजकुमार ने कहा। लीला हंसकर बोली, वाह राजकुमार, क्या सपना देखा है। लेकिन सपने की चीजें तो असल में नहीं होती। हां, ये तो सपना था, राजकुमार ने कहा। लेकिन लीला ने जिद करके
राजकुमार की जेब में हाथ डाला और एक रेशमी रुमाल निकाला। राजकुमार, ये क्या है? राजकुमार ने बनावटी हैरानी से कहा, अरे, ये मेरी जेब में कैसे आ गया? शायद सपने से ही निकल आया होगा। इतना सुनते ही मालती कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने अपना घूंघट हटाया। पहली बार राजकुमार ने उसका पूरा चेहरा देखा। राजकुमार, मालती ने कहा, अब तो आप सब जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूं। राजकुमार भी गंभीर हो गया। हां मालती, या कहूं परियों की रानी, मैं सब जान गया हूं। मालती की आंखों में आंसू आ गए। तो अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। वो बोलने लगी, मैं सच में परियों की दुनिया की रानी हूं। वहां मुझसे अच्छा कोई नहीं नाचता था। राजा हर रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार बर्खास्त करते थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी। दरबार से बुलावा आया तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन राजा को मेरे बिना चैन नहीं था। दोबारा बुलावा आया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया कि राजा को बोलो कि क्या उन्हें इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है? मैं यहां बीमार पड़ी हूं और वे बुला रहे हैं। मालती ने आगे कहा, मेरा संदेश जैसे का तैसा राजा तक पहुंच गया। राजा बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे फौरन बुलाया। मैं डरती कांपती वहां पहुंची। राजा ने कहा, बहुत घमंड हो गया है तुझे। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 1 साल तक धरती पर इंसान बनकर रहेगी। अपनी पहचान छुपाकर रहना होगा। अगर किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो तू फिर कभी वापस नहीं आ पाएगी। मालती रोने लगी। मैंने बहुत माफी मांगी, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि हर रात तुझे अपने तख्त पर परियों की दुनिया बुला लूंगा। मेरे पर नोच लिए गए और मुझे धरती पर उतार दिया गया। मैंने रामदास का घर चुना और धोबी की बेटी बनकर रहने लगी। आज मेरी सजा का आखिरी दिन था। मालती ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज रात मुझे मेरे पर वापस मिल जाते और मैं हमेशा के लिए परियों की दुनिया चली जाती, लेकिन आपने मेरा राज जान लिया। अब सब खत्म हो गया। अब मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। राजकुमार उठकर मालती के पास आया। मालती, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे नहीं पता था कि इससे तुम्हारे साथ ऐसा होगा। मालती ने सिर हिलाया। नहीं राजकुमार, ये तो मेरी किस्मत थी। शायद मुझे इंसान बनकर ही रहना लिखा था। अब आप ही मेरे राजा हैं और मैं आपकी सेविका। नहीं मालती, राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, तुम मेरी रानी हो और तुम हमेशा मेरी रानी रहोगी। परी हो या इंसान, तुम मेरी ही हो। मालती ने पहली बार मुस्कुराकर राजकुमार की तरफ देखा। राजकुमार ने मालती का हाथ पकड़ा और उसे राजा विक्रमादित्य और रानी मृणलिनी के पास ले गया। उसने पूरी कहानी सुनाई। राजा और रानी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बहू परियों की रानी है। बेटी, रानी मृणलिनी ने मालती को गले लगाया। तुम हमारी बहू हो, परी हो या इंसान, हमें माफ कर दो कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, अब हम तुम्हारी शादी धूमधाम से मनाएंगे। पूरे राज्य को बताएंगे कि हमारी बहू कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि परियों की रानी है। और फिर कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। मालती और राजकुमार अर्जुन की शादी फिर से हुई, इस बार पूरी शान और धूमधाम के साथ। मालती अब महल में ही रहने लगी। वो एक आदर्श रानी बनी। प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। राजकुमार अर्जुन और मालती बहुत खुश थे। कभी कभी रात को मालती छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती और सोचती कि कहीं वहां उसके पुराने साथी होंगे। लेकिन अब उसे कोई दुख नहीं था। उसे धरती पर प्यार मिल गया था और इस तरह एक परी एक राजकुमार की रानी बनकर रह गई। उन्होंने खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी। सीख जिद में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। सच्चा प्यार सब्र मांगता है और कभी कभी जो हमें मिलता है वो उससे भी बेहतर होता है जो हमने सोचा था।